तुषार हार धवा शुभ्र वस्त्र या वीणा वरदंड मंडिता या श्रीधर्माशना या आवाज नहीं आ रही। शायद म्यूट कर लिया हूँ। म्यूट हो गया आपका फिर से राजन जी। राजन जी परमा अध्यान वीणा पुस्तक वंदे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धि प्रदां शारदा। मातृ प्रणाम 1 2 3। वंदना के पश्चात मैं अतिथि परिचय हेतु श्रीमती मधु मिश्रा दीदी को आमंत्रित करती हूँ। मधु दीदी। म्यूट खोल लीजिए मधु दीदी। मधु दीदी। दीदी अतिथि देवो भव की परिकल्पना को साकार करते हुए आज के मुख्य अतिथि के रूप में जो विराजमान हैं श्री डॉक्टर अनुपम ताम्रकार जी। आप आयुर्वेद चिकित्सक हैं। आपका मुख्यालय मैहर में है एवं आप सरस्वती शिशु मंदिर के पूर्व छात्र भी हैं। आप स्वर्ण प्राशन के कार्य प्रांत की ओर से देख रहे हैं एवं आपने आयुर्वेद चिकित्सा के क्षेत्र में स्वर्ण पदक भी प्राप्त किया है। आपका इस वर्ग में स्वागत, वंदन, अभिनंदन। स्वागत की अगली कड़ी में हमारे बीच श्री प्रभात सिंह जी हैं। आप शिशु वाटिका के प्रांत प्रमुख के दायित्व पर हैं एवं आप मध्य क्षेत्र के का दायित्व भी निर्वहन कर रहे हैं। आपका भी इस ऑनलाइन प्रशिक्षण वर्ग में स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। एवं स्वागत की अगली कड़ी पर श्रीमती संतोषी सोनी दीदी, आप में शिशु वाटिका के सह प्रांत प्रमुख के पद पर हैं। आपका मुख्यालय डिंडोरी पर है। आपका भी इस ऑनलाइन प्रशिक्षण वर्ग में स्वागत, वंदन, अभिनंदन है एवं ऑनलाइन प्रशिक्षण में जुड़े समस्त आचार्य एवं दीदियों का भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन। अब मैं संतोषी दीदी को आमंत्रित करती हूँ। परिचय के पश्चात जो प्रश्नोत्तरी चल रही है उसके विजेता की घोषणा के लिए मैं आदरणीय प्रभात जी भाई साहब को आमंत्रित करती हूँ कि विजेता की घोषणा करें। आदरणीय भाई बहुत बहुत धन्यवाद संतोषी दीदी।
आज मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित आदरणीय अनुपम ताम्रकार जी एवं हमारी सभी दीदी आचार्य जो भी आज इस सत्र में उपस्थित हैं। कल जो प्रश्न पूछे गए थे उनका आज विजेताओं की घोषणा हम करने जा रहे हैं। क्योंकि 2 दिन हमने घोषणा नहीं की, कारण था कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहे थे, लेकिन आज हम उन विजेताओं की घोषणा कर रहे हैं और प्रतिदिन उद्घाटन सत्र में हम इसी प्रकार से आज के विजेताओं की कल घोषणा करेंगे, कल की परसों, इस तरह से निरंतर करते रहेंगे। तो सबसे कम समय हम 4 बजे प्रश्न डाले हैं। सबसे कम समय में 4:03 पर जो उत्तर आए हैं, तो उसमें प्रथम स्थान में 3 लोग हैं जिन्होंने 4:03 पर उत्तर दिए हैं। पहला है श्रीमती गीता सोनी, दीनदयाल धाम पड़रा, रीवा, विभाग भी रीवा है। इन्होंने 4:03 पर अपना उत्तर दिया और प्रथम स्थान पर रही। दूसरा सतना केशव नगर धवारी से 4:03 पर ही इन्होंने उत्तर दिया है। श्रीमती सरोज शुक्ला, इनका भी प्रथम स्थान है। तीसरा नाम है छतरपुर विभाग से, गल्ला मंडी छतरपुर से, इन्होंने भी 4:03 पर उत्तर दिया है। नेहा पाटकार प्रथम स्थान पर। द्वितीय स्थान पर ऊर्जांचल विभाग की है, 4:04 पर इनने उत्तर दिया है। श्रीमती रमा मिश्रा द्वितीय स्थान, बैढ़न से हैं। सागर से द्वितीय स्थान है 4:04 पर सुश्री ललिता पटेल, जरुआ खेड़ा ग्राम भारती विद्यालय। दमोह से 4:04 पर ही उत्तर दिया है सीमा दुबे द्वितीय स्थान पर। तृतीय स्थान पर जबलपुर विभाग से है केवलारा खुर्द ग्राम भारती विद्यालय से अंजलि गर्ग, ये भी द्वितीय स्थान पर रही। इसके बाद तृतीय स्थान पर 3 लोग हैं जिन्होंने 2 लोग हैं तृतीय स्थान पर। अनूपपुर से आरती शर्मा 4:06 पर इन्होंने उत्तर दिया। डिंडोरी से 4:06 पर उत्तर दिया कमलेश बैस, श्रीमती कमलेश बैस ने, यह मंडला विभाग है। घनसौर छिंदवाड़ा विभाग से है, सिवनी जिले से, 4:07 पर इन्होंने उत्तर दिया है श्रीमती ममता कौशले। इस प्रकार से 4 स्थान हमने निकाले हैं और इन सबको प्रांत शिशु वाटिका की ओर से बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन है। इसी प्रकार से अब कल भी हम विजेताओं की घोषणा करेंगे। आगे के लिए श्रीमती संतोषी सोनी। विजेता घोषणा के पश्चात मैं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय डॉक्टर अनुपम ताम्रकार जी, आपसे हम सभी को आपका मार्गदर्शन प्राप्त होगा। अब मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय अनुपम जी भाई साहब को कि हम सभी को अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। आदरणीय भाई साहब। सभी यहाँ पर उपस्थित प्रांत प्रमुख जी एवं सभी आचार्यगण, सभी महानुभावों को मेरा सादर प्रणाम। आज का विषय है आयुर्वेद की ओर चलें। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। आप लोग सभी लोग बहुत अच्छे से मेरी आवाज सुन पा रहे हैं ना? जी जी, आ रही आवाज जी। आज की डेट में पूरा भारतवर्ष जो है बहुत ही विकट समस्या से जूझ रहा है। महामारी अपने चरम पर है। कम्युनिटी स्प्रेड बहुत तेजी से हो चुका है और हमारे आसपास रिश्तेदारों में, परिवारों में कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है। तो ये आज की एक सबसे बड़ी समस्या है। तो हम कैसे बचाव करें, कैसे निदान करें और कैसे उपचार करें घर पर रह के ही, एक आयुर्वेद के माध्यम से, आयुर्वेद चिकित्सकों के माध्यम से कैसे हम स्वस्थ रहें एवं खुद को
और अपने परिवार वालों को हम बचा सकें, इसके बारे में हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम चर्चा करेंगे कि आयुर्वेद के बारे में जो भ्रांतियां हैं, सबसे ज्यादा जो कुछ दिमाग में भ्रांतियां फैली हुई हैं कि बहुत देर से असर करता है, या फिर हम पहले एलोपैथी इलाज लेके ठीक हो जाएं, बाद में हम आयुर्वेद लेंगे। ये सब चीजों के बारे में हम प्रैक्टिकल रूप से चर्चा करेंगे। और मैं आपको एक चीज आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि पिछले 6 महीनों से हमने एक नैमित्तिक रसायन के ऊपर शोध करके, जो कोरोना का जहाँ पे संस्कृत में डिस्क्रिप्शन है चरक संहिता में, वहां से फॉर्मूले को निकाल कर उसका पेटेंट फाइल करके उसको जब हमने प्रयोग किया, तो आज वो 1400 फैमिलीज में हमने उसका क्लिनिकल ट्रायल किया है। और 1400 फैमिली में हमें 95% रिजल्ट्स ऐसे मिले हैं, उसका हम रिसर्च पेपर तैयार कर रहे हैं। मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि 95% फैमिलीज में कोविड नहीं हुआ, और जिन 5% में हुआ वो घर पे ही ठीक हो गए बिना किसी मॉडर्न मेडिसिन के, बहुत जल्दी ठीक हो गए। ये हमारे आयुर्वेद की शक्ति है। और इसके अलावा जो कम्युनिटी स्प्रेड को रोकने के लिए जो हमारे शास्त्रों में बताया हुआ है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। मुझे एक और चीज बताते हुए हर्ष हो रहा है कि चरक संहिता में चक्रपाणी टीका में एक योग बताया हुआ है, विंध्यवासी योग। उस योग का हमने ऐसे पेशेंट्स पे प्रयोग किया जो ऑलरेडी हॉस्पिटल्स में एडमिट थे, उनका प्रॉपर कंसेंट लेके, जिनकी इच्छा थी साथ में एलोपैथी के साथ साथ आयुर्वेद ट्रीटमेंट लेने की, जिनका ऑक्सीजन लेवल 70, 80, 85 इस तरह से था विथ ऑक्सीजन, और सारा एक हफ्ते 10 दिन ट्रीटमेंट लेने के बाद भी उनका O2 लेवल नहीं बढ़ रहा था। ऐसे पेशेंट्स का हमने कंसेंट लेके उनको विंध्यवासी योग और साथ में सपोर्टिव सिम्टोमेटिक मेडिसिन का सपोर्ट दिया, और बहुत ही आश्चर्यजनक परिणाम सामने आए। और वो 15 के 15 केस जो हैं वो आज की डेट में डिस्चार्ज होके रिकवर हो चुके हैं। ये एक अपने आप में आयुर्वेद की बहुत बड़ी उपलब्धि है। विंध्यवासी योग जो त्रेता युग में ही बना दिया गया था, मैं थोड़ा सा आपको विंध्यवासी योग के बारे में बताऊंगा। विंध्यवासी योग को विंध्यवासी योग क्यों कहते हैं? आचार्य चक्रपाणी ने देखा कि मध्य प्रदेश जो है, मतलब विंध्य क्षेत्र है, ये जंगल देश है, तो यहाँ पे राजअक्षमा बीमारी बहुत शुरू से चली आ रही है, आज की डेट से नहीं। टीबी और HIV और इस तरह का जो राजअक्षमा जिसको कोरिलेट किया जाता है, कोरोना भी उसी से कोरिलेट होता है, तो वो बीमारी का प्रभाव ज्यादा होता है। तो आचार्य चक्रपाणी ने कहा था कि विंध्यवासियों के लिए मैं योग का निर्माण कर रहा हूँ, और इससे विंध्यवासी हमेशा स्वस्थ रहेंगे। उन्हीं को देखते हुए मैंने इस पे शोध शुरू की, और इस फार्मूले को अमेंड करके जब एडमिटेड पेशेंट्स में शुरू किया तो बहुत ही आश्चर्यजनक परिणाम सामने आए। विद इन 2 to 3 डेज O2 लेवल, उनका ऑक्सीजन लेवल बढ़ जा रहा है। ये बहुत ही अद्भुत है। और रिकवरी रेट, इसको हम लार्ज स्केल में अगर करें तो रिकवरी रेट जो है वो 99% तक हो सकता है एडमिट पेशेंट्स में। तो हम अब शुरू करते हैं आज के विषय को। जनरली हम ये समझ रहे हैं कि कोरोना जो है एक, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सेशन को रिकॉर्ड करें ताकि इसको YouTube में डाला जा सके और ये जानकारी से बहुत सारे लोग लाभ पा सकें। रिकॉर्ड हो रहा है सर ये? जी, थैंक यू। जो कोरोना है, कोरोना कोविड-19 जो चाइना से निकला, और आज की डेट में आपने देखा होगा चाइना कोविड फ्री है। कोई बोलता है उसने वैक्सीन बना ली, कोई बोलता है कि चाइना ने साजिश करी। तो वास्तव में अगर हम देखे जाए, उसने साजिश करी, बायोवार किया, कुछ भी किया, उसने अपने कम्युनिटी को ठीक कर लिया, ये सोचने वाली बात है। अगर आप चाइना की बात करेंगे, चाइना जो है वो वहाँ का जो नेशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है वो TCM है, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन।
जो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन है वो भारत की आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से ही वहां जाके डेवलप हुआ है, बोधि वर्मन जो ऋषि थे उनके द्वारा। तो वहां पे नेशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन TCM है, और चाइना को पता था कि हम TCM से इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने हर्बल ट्रीटमेंट से ही कोरोना पे विजय पाई, और आज की डेट में चाइना जो है वो टोटल कोविड फ्री हो चुका है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, और चूंकि आयुर्वेद विश्व को जो देन है वो भारत की ही है, तो हमें भी समझना चाहिए कि हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में कितनी शक्ति है। और ये महामारी कोई आज की एक महामारी नहीं है, जब से पृथ्वी बनी है तो इस पृथ्वी ने हजारों लाखों बार महामारियां झेली हैं, और आज से 300 साल 400 साल पहले पूरा आयुर्वेद ही चलता था, और आयुर्वेद के माध्यम से ही सारे लोग ठीक होते थे। तो यहाँ पर हमें समझने की जरूरत है, सही तरीके से समझने की जरूरत है कि हमारे शास्त्रों में जो शक्ति निहित है, जो चिकित्सा निहित है, उसको सही तरीके से हम अपने जीवन में उतारें, इलेबोरेट करें, ताकि हम इस महामारी से, जिस तरह से चाइना एक प्रूफ है, इलेबोरेट कर लिया है ना, टोटल इरेडिकेट हो गया है, वैसे हम भी कम्युनिटी स्प्रेड को रोक सकते हैं और उससे बच सकते हैं, महामारी को खत्म कर सकते हैं एक साथ मिलके। तो जनरली ये कहा जाता है कि कोविड-19 नई बीमारी है। चरक संहिता में कोविड-19 से मिलती जुलती बीमारी राजक्षमा का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, और उस राजक्षमा में कहीं भी वायरस का जिक्र नहीं है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि वायरस बैक्टीरिया का कॉन्सेप्ट सूक्ष्मक्रमी के रूप में आयुर्वेद में बताया हुआ है, लेकिन हम कभी भी उसको पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म के रूप में प्रोजेक्ट नहीं किया गया है। आयुर्वेद हमेशा वात पित्त कफ के सिद्धांत पे चलता है। सबसे अच्छी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कोविड-19 है एक ऐसा वायरस है जिसके ऊपर आज की डेट में जितने भी वायरस आए हैं, जब से मॉडर्न साइंस डेवलप हुआ है, सबसे ज्यादा स्टडी, लाखों रिसर्च पेपर अभी कोविड-19 पे पब्लिश हो चुके हैं, लेकिन सबसे कम हम इसको जान पाए हैं। जैसे ही हम इसको जानने की कोशिश करते हैं, ये अपना रूप बदल लेता है, म्यूटेट हो जाता है और नए नए वेरिएंट्स क्रिएट कर लेता है। तो हम अगर हम वायरस को जानने में अपना समय खराब करेंगे तो हम उसके प्रॉपर सॉल्यूशन में आज भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। लॉकडाउन ही पूरा एक, लॉकडाउन से थोड़ा सा कंट्रोल होता है, लेकिन पिछले बार भी लॉकडाउन हुआ था। जब तक लॉकडाउन रहा तो स्थितियां कंट्रोल रही, जैसे ही लॉकडाउन खुला तो डिजीज बढ़ने लगा। तो हम कम्युनिटी स्प्रेड कैसे रोकें, आयुर्वेद में भी बहुत अच्छा उस तरीके का सिस्टम बताया हुआ है। तो वात पित्त कफ एक मीडियम होता है, जैसे अगर कोई वायरस है उसका मीडियम है, अगर हम उस मीडियम को ही खत्म कर दें तो वायरस मल्टीप्लिकेशन अपने आप खत्म हो जाता है। सपोज करिए, उदाहरण के तौर पर मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर, एक मिनट, थोड़ा सा कैमरा ऑफ हो गया है जी। अगर हम बात करें, सपोज करिए एक तालाब है, उस तालाब में बहुत सारी मछलियां हैं। अब मछलियों को मारने के दो तरीके हैं, या तो हम एक एक करके मछलियों को मारें, या फिर हम उस तालाब का पानी ही सुखा दें, तो मछलियां अपने आप मर जाएंगी। तो अभी कई 2-3 प्रकार की वेरिएंट वाली मछलियां हैं, किसी को मारने के लिए कुछ काम आ रहा है, किसी को मारने के लिए कुछ काम आ रहा है, हमें पता नहीं है कि क्या काम आ रहा है। तो बेस्ट है कि हम उस पानी को ही सुखा दें जो सोर्स है, अर्थात वात पित्त कफ का जो मीडियम है, हम उस मीडियम को ही अगर टारगेट करके आयुर्वेद चिकित्सा के माध्यम से उसका सोल्यूशन कर दें वात पित्त कफ का, तो अपने आप जो वायरस मल्टीप्लिकेशन है वो खत्म हो जाएगा और पेशेंट बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। ये आयुर्वेद के बेहतरीन सिद्धांतों में से एक है जो युगों युगों से चला आ रहा है। और लास्ट टाइम मैंने जो मोदी जी को रिपोर्ट भेजी थी, अक्षरशः वो आज भी शास्त्रों के आधार पर वैसा ही है। अभी इतनी सारी रिसर्च चेंज हो रही है, लेकिन आयुर्वेद के जो सिद्धांत हैं वैसे के वैसे ही हैं। और इसमें मैं आपको
एक चीज और आपसे डिस्कस करूंगा। आयुर्वेद में जनपदोध्वंस नाम से महामारी के कॉन्सेप्ट का जिक्र है, और जनपदोध्वंस जब होता है तो पूरी की पूरी कम्युनिटी एक साथ खत्म होती है। उसको जनपद उध्वंस मतलब कोई स्वस्थ है, बीमार है, यंग है, बुजुर्ग है, एक साथ सारे इन्फेक्टेड होते हैं, और जिसकी इम्यूनिटी कम होती है वो सीरियस हो जाते हैं और डेथ को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर ये जो रिसर्च पेपर है ये आपसे शेयर करूंगा मैं, और आप लोग इसको पढ़िएगा, एनालाइज करिएगा। आयुर्वेद में 4 कारण बताए हुए हैं। जब भी कभी महामारी होती है तो उसके 4 कारण बताए हुए हैं: वायु, देश, काल और जल। कई सारी रिसर्चेस आई कि कोरोना वायरस नहीं, हवा में नहीं होता, अभी बोल रहे हैं हाँ हवा में है। तो बार बार रिसर्चेस चेंज हो रही हैं, लेकिन आयुर्वेद के सिद्धांत में पहले ही बताया हुआ है जब कोई महामारी होती है तो वायु उसका बहुत बड़ा कारण होता है। तो एयर में तो ये है, पहले से ही है। दूसरा है देश। देश यहाँ पे फैक्टर जो है वो चाइना है। चाइना इस महामारी के लिए चाइना एक देश का कारक है, देश एक फैक्टर है जहां से वो ओरिजिनेट हुआ और पूरे विश्व में फैल गया। तीसरा होता है काल। आपने देखा होगा कि कोविड जो है वो वसंत ऋतु में ज्यादा स्प्रेड हुआ, पिछले बार भी और इस बार भी। तो वसंत ऋतु जो कफ का काल होता है, ऋतु संधि होती है, शिशिर ऋतु और ग्रीष्म ऋतु के बीच में वसंत ऋतु आती है, तो उसमें कफ का प्रकोप होता है। ठंड, बहुत ठंड पड़ी, उसमें कोविड नहीं हुआ ज्यादा, किसी को बहुत कम हो चुका था। लेकिन जैसे ही वसंत ऋतु आई, ये वापस से इसको इन्वायरमेंट मिला, तो इसमें काल का भी बहुत प्रभाव है। अभी वात का काल आएगा, अभी बोल रहे हैं तीसरी लहर आएगी, तो उससे अभी बोल रहे हैं ठीक है, लेकिन हमें प्रिपेयर रहना है, लेकिन हमें चिंतित नहीं होना है कि अरे तीसरी लहर आएगी तो बच्चों को दिक्कत होगी। हमें वर्तमान की परिस्थितियों को संभालते हुए भविष्य की तैयारी करनी है। तीसरी लहर आएगी नहीं आएगी वो तो बाद में पता चलेगा, क्योंकि हमें पहली और दूसरी लहर के बारे में ही पता नहीं था। तो हम तीसरी लहर को बोल के अभी से हमें डरना नहीं चाहिए। वैज्ञानिक लोग कह रहे हैं इट मे बी पॉसिबल कि आ सकती है, लेकिन हमें उसके लिए तैयार रहना है पहले से। तो ये कहलाता है काल, क्योंकि अभी वर्षा ऋतु आएगी। वर्षा ऋतु आएगी, उसमें वात का प्रकोप होता है, हर तरह के इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैलते हैं। तो वर्षा ऋतु में इसके बढ़ने के चांसेस तो होते ही हैं, पिछले बार भी हुए थे, इस बार भी बढ़ने के चांसेस तो है ही हैं, बढ़ सकता है। तो क्या क्या उपाय करने हैं वो भी आपसे मैं अभी डिस्कस करूंगा। चौथा कारक होता है जल। तो वाटर से भी जितने भी प्रकार की महामारियां होती हैं, चाहे वो कोविड-19 हो या वाटर से फैल सकती हैं। अगर कोई इन्फेक्टेड पेशेंट है, उसका पानी अगर हम दूसरा कोई पी लेगा तो निश्चित रूप से वो इन्फेक्टेड हो ही जाएगा। इसलिए उनके जूठे बर्तन और सभी घर में भी हैं जो, तो जूठे बर्तनों को अलग से वॉश करके अलग रखना है, ताकि दूसरा कोई घर में इन्फेक्टेड नहीं हो। तीसरी बात है माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। इसकी 3 स्टेजेस होती हैं। पिछले वाले कोविड में भी यही था, इस वाले कोविड में भी यही है। तो आयुर्वेद में भी 3 राजचमा के त्रिरूप, षडरूप और एकादश रूप बताए हुए हैं, और बहुत सारे नए नए लक्षणों के साथ ये आ रहा है। तो ये पूर्व रूप में सारे लक्षणों को कंक्लूड किया गया है राजचमा चिकित्सा अध्याय में। और जो पुराना वाला कोविड था, अभी भी कुछ लोगों में दिख रहा है, प्योर कोरोना जिनको हम कह सकते हैं, प्योर वेरिएंट, उनमें स्मेल नहीं आना, टेस्ट नहीं आना, तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं। ये वाला कोविड ज्यादा खतरनाक नहीं है, ये जब बहुत ज्यादा निगलेक्ट करें तो वो ज्यादा खतरनाक हो रहा है। बाकी प्योर कोविड वाले केसेस जल्दी ठीक हो जा रहे हैं। और किसी को अगर टेस्टलेसनेस आ रहा है, स्मेल नहीं आ रही है, तो राजचमा चिकित्सा अध्याय में बताया हुआ है मुख वैरस्यता। उसके लिए क्या करना है, 2 दिन सितोपलादी चूर्ण लेना है शहद से, तो 3-4 दिन में टेस्ट वापस आ जाता है। इसका मतलब हमारे लक्षण भी सबसाइड हो जाते हैं, सिम्टम्स रिलीव्ड हो जाते हैं और पेशेंट ठीक हो जाता है।
इसके बाद ये सारा रिसर्च पेपर मैं आपको शॉर्ट में कंक्लूड कर रहा हूँ धीरे धीरे, ताकि सीक्वेंस वाइज आप चीजों को समझ सकें। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो है, आज की डेट में अगर कोविड को हमें समझना है तो शुरू के 6 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू के 6 दिन अगर हमने संभाल लिए तो हम संभल गए। अगर शुरू के 6 दिन हमने खराब कर दिए तो फिर वो पेशेंट खराब हो जाता है, या तो रिकवरी लेट होती है या फिर रिकवरी होती ही नहीं है, ऐसा हो रहा है। क्यों? और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमें शुरू के 6 दिन संभालने हैं यहाँ पे। अगर हम शुरू के 6 दिन संभाल लेते हैं तो पेशेंट हफ्ते भर में बिल्कुल ठीक हो जा रहा है, 6-7वें दिन बिल्कुल ठीक हो जा रहा है, उसको पोस्ट कोविड रिकवरी की भी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है। तो शुरू में क्या लक्षण आ रहे हैं अभी? सबसे पहला लक्षण है जो कोविड को पकड़ना है। जनरली हमारे दिमाग में ये रहता है कि चलो अभी हम 3-4 दिन देखते हैं, नॉर्मल सर्दी खांसी है, नहीं होगा तो हम कोविड टेस्ट कराएंगे। और अगर दुर्भाग्य से कोविड टेस्ट निगेटिव आ गया, फिर हम निश्चिंत, अरे हमें तो कोविड नहीं है, हमें तो सर्दी खांसी है, बुखार है, हम एंटीबायोटिक लेंगे, अरे टाइफाइड निकला है रिपोर्ट में। हमने 7-8 दिन खराब कर दिए। इसके बाद क्या होगा? O2 लेवल डाउन होता है, एडमिट करने की जरूरत पड़ती है। उसके बाद फिर हमारे कंट्रोल में नहीं रहता, फिर हॉस्पिटल के कंट्रोल में होता है। हमें उस स्थिति को आने ही नहीं देना है। हमें क्या करना है? सबसे पहले अगर हमें लगे कि सीवियर वीकनेस लगे पिछले 1-2 दिन में, हमें समझ जाना चाहिए कि वायरस हमारे अंदर जा चुका है और अपना प्रभाव दिखा चुका है। शुरू में ही हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले लें, आयुर्वेद डॉक्टर से कंसल्ट करके, तो हमें लक्षण आने का वेट नहीं करना है, क्योंकि जो कोविड की जो किट चलाई जा रही है गवर्नमेंट, वो लक्षण आने के बाद चलाई जा रही है। हमें पूर्व रूप को ही, प्रोग्नोसिस को ही पकड़ लेना है। उसको ही अगर हम अपने घर में पकड़ लेते हैं तो निश्चित रूप से हम उसको 3 से 4 दिन में ठीक कर लेंगे। और अगर शुरू में ही जो लोग पकड़ ले रहे हैं उसको, 3 से 5 दिन में वो बहुत अच्छे से ठीक हो जा रहे हैं बिना किसी कैजुअलिटी के। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमें सीवियर वीकनेस, उसके बाद आता है सर्दी खांसी, क्योंकि वो लंग्स में जाएगा, सर्दी खांसी क्रिएट करेगा, ड्राई कफ क्रिएट करेगा, फिर वो लीवर में जाएगा, फिर फीवर आएगा। तो ये एक चैन है। 4-5वें दिन फीवर, 3-4 दिन 5वें दिन फीवर आता है, उसके बाद फिर फीवर कंट्रोल नहीं होता है तो फिर आगे O2 लेवल डाउन होता है। ये स्टेजेस हैं, हमें इसको समझने की जरूरत है आज के कोविड में। तो कोविड से बचने के लिए ग्रीष्म ऋतु परिचर्या, अभी ग्रीष्म ऋतु चल रही है, हालांकि भगवान ग्रीष्म ऋतु आने ही नहीं दे रहे हैं। आप ऋतु परिवर्तन देख रहे हो, ये काल का प्रभाव है। जब भी कोई महामारी आती है तो ऋतुएं विकृत हो जाती हैं। ऐसा जनपदोध्वंस में बोला है कि ऋतुएं विकृत हो जाती हैं। आपने मौसम देखा होगा, बाहर का मौसम आप देख ही रहे होंगे, कभी धूप हो रही है, कभी बारिश हो रही है, ऐसे में इन्फेक्शन तेजी से फैलता है। इस समय सबसे जरूरी है अपने आहार और विहार को कंट्रोल में रखना। अगर हम अपने आहार विहार दिनचर्या को मेंटेन रखते हैं, भले हम स्वस्थ हैं, फिर भी हमें मौका ही नहीं देना है अपने आप को सर्दी खांसी होने का। क्योंकि अभी आप ये सब जान लीजिए कि वायरस अगर एयर में है तो सबके अंदर प्रवेश कर चुका है। जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है वो बचा हुआ है, जिसकी इम्यूनिटी थोड़ा सा भी डाउन हुई आहार विहार के कारण, तो वो पेशेंट जो है वो सर्दी खांसी होती है, उसके बाद वो उसको कोविड के लक्षण आ जाते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ पेशेंट आए जिन्होंने कहा हमने दही खाई, हमने पन्ना खाया, और रात में दही खाने के बाद अगले दिन खांसी आने लगी, फिर हमारी सांस फूलने लगी, हमने कोविड टेस्ट कराया, हम कहीं गए भी नहीं थे फिर भी हमें कोविड पॉजिटिव आ गया, ये कैसे हो गया? यही चीज मैंने उन्हें समझाई कि वायरस अगर एयर में है तो आप मान के चलो कि सबके अंदर जा चुका है। किसके अंदर गया है, किसके अंदर गया है, उसको जांचने के लिए कुछ भी नहीं है, कोई पैरामीटर नहीं है। पैरामीटर बस ये है कि हम अपने आहार विहार को संतुलित रखें,
जैसे रात में दही नहीं खाना चाहिए, पना नहीं खाना चाहिए। अभी दही का सेवन तो करना ही नहीं है इस सीजन में, तो दही का निषेध करना है। और आहार कौन कौन से हमें करने हैं मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। कफ वात शामक आहार, कफ वात शामक आहार हमें करना है ना, जो कफ को ना बढ़ाए और वात को शांत करे, ऐसे आहार का सेवन हमें करना है। आइसक्रीम नहीं खानी है अभी, घर में भी आइसक्रीम नहीं बनानी, कुछ लोग लॉकडाउन में आइसक्रीम वगैरह बनाते हैं। मधुर अम्ल लवण, बहुत ज्यादा मीठा, बहुत ज्यादा खट्टा और बहुत ज्यादा नमक वाले आइटम का सेवन हमें नहीं करना है। और नीम की कैप्सूल वगैरह ले सकते हैं आप। नीम एक बेस्ट एंटीवायरल है। जनरली हमने देखा होगा कि सूदक जब लगता है तो मटके के पास नीम की पत्तियां रखते हैं, एंटीवायरल प्रॉपर्टी है इसीलिए रखते हैं, उसके ऊपर रिसर्च भी हुई है। दूसरा, नीम का प्रयोग जब बच्चों को चिकन पॉक्स होता है तो भी जमाने से चला आ रहा है, तो नीम एक बेस्ट एंटीवायरल है। और हमने नीम का प्रयोग करके भी देखा है कोविड और नॉन कोविड केस में, तो कम्युनिटी स्प्रेड को ब्रेक करने के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। अगर हम, जिस घर में मान लीजिए कोविड पेशेंट है और उसकी केयर हमें करनी पड़ रही है, सबके साथ हुआ होगा आज की डेट में, क्योंकि रिश्तेदारों वगैरह में कॉमन हो गया है कोविड वगैरह होना, इन्फेक्शन इतनी तेजी से फैल रहा है। उसमें हम खुद को बचाते हुए, अपनी फैमिली को बचाते हुए उस कोविड पेशेंट की घर में कैसे केयर करें, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। क्योंकि जनरली देखा जा रहा है कि अगर एक मिनट, हमें बचने के लिए क्या करना है? यज्ञ चिकित्सा सबसे अच्छी चिकित्सा बताई हुई है, यज्ञ चिकित्सा। यज्ञ चिकित्सा में मैं आगे बताऊंगा उसके बारे में। तो हमें नीम की पत्तियों को जलाना है, कपूर, लोबान, ये सब जलाना है। ये अगर हम जलाते हैं तो मैंने अपने यहाँ, अपने परिवार में जो बड़े पिताजी लोगों हैं उनके यहाँ, और चंदन जी हैं उनके यहाँ, नागौद में चंदन अग्रवाल जी हैं, वो पूरा फॉलो कर रहे हैं और अभी भी बचे हुए हैं, उनकी फैमिली भी बची हुई है। और इसके अलावा कई जगह मैंने ये प्रयोग करवाया, और जिनके घर में एक कोविड पॉजिटिव था उसके बाद उसको इन्फेक्शन नहीं फैला, ये एक बहुत बड़ी बात है। इसको हम अगर एक बड़े चैन लेवल पर यज्ञ चिकित्सा को स्प्रेड करते हैं तो हम कम्युनिटी स्प्रेड को लॉकडाउन के साथ साथ बहुत अच्छी तरह से ब्रेक कर सकते हैं। क्योंकि राज यक्ष्मा की सबसे अच्छी चिकित्सा यज्ञ चिकित्सा ही बताई है। क्योंकि हम यज्ञ करते हैं तो एंटीवायरल औषधियां हम डालते हैं, एंटीवायरल औषधियां जो हैं वो एनवायरनमेंट में जाती हैं तो एयर प्यूरिफाई करती हैं, हमारे अंदर भी जाती हैं तो फ्यूमिगेशन क्रिएट करती हैं, उससे लंग्स भी मजबूत होते हैं। तो ये बात हुई आहार के साथ साथ ही विहार में आ गया ये यज्ञ चिकित्सा, लेकिन मैंने नीम की बात आई तो मैंने डिस्क्राइब कर दिया। तिल या तिल के लड्डू, घी, गर्म पानी, भोजन के बाद घृत पान, भोजन के बाद थोड़ा सा घी भी ले सकते हैं, खजूर, मुनक्का, बकरी का दूध। बकरी का दूध जो है वो अगर हमें मिल जा रहा है ना, अगर अवेलेबल है तो हेल्दी लोग, ठीक है, हेल्दी लोगों के लिए लेना चाहे ले सकते हैं। लेकिन स्पेशली कोविड पेशेंट में हमने बकरी का दूध प्रयोग करवाया है, बहुत अच्छे रिजल्ट सामने आए हैं। जो उनकी जो वीकनेस है और जो उनके सिम्टम बहुत अच्छे से रिकवर हो, इवन एडमिटेड पेशेंट्स में भी हमने ट्राई किया है और उसके बहुत अच्छे परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं। हल्दी, लहसुन, शहद, गुड़, जौ, गेहूं का आटा मिलाकर सेवन करें, सेंधा लवण का प्रयोग करें, और विहार में दिन में 2 बार नीम की दातुन करना है। नीम चूंकि बेस्ट एंटीवायरल है। ब्रशिंग हम करते हैं सब लोग, अभी ब्रश की आदत पड़ चुकी है तो दातुन करना अजीब सा लगता है, बोध नहीं होता जिसको हम नॉर्मल भाषा में कहें। तो ब्रशिंग करने के बाद हम
नॉर्मली ब्रश करने के बाद हमें नीम की दातुन भी चबा लेना है। उससे माउथ में और नेजल कैविटी में अगर वायरस जाके चिपक गया है किसी माध्यम से, तो वो मल्टीप्लिकेट होगा ही नहीं। फेफड़े में जाने में 2 से 3 दिन लगते हैं, वो मुंह में ही खत्म हो जाएगा। तो हमें नीम की दातुन करनी है डेली। आपके आसपास नीम के पेड़ होंगे, बहुत इजीली मिल सकता है वो, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। भस्त्रिका प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये 3 प्राणायाम, ये विहार मैं डिस्कस कर रहा हूँ। विहार का मतलब होता है कि हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। तो ये प्राणायाम हमें करने हैं, इससे लंग्स की कैपेसिटी बनी रहेगी, इम्यूनिटी डेवलप रहेगी, जिसकी वजह से वायरस अगर आपके अंदर चला भी गया तो मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, वहीं पे ही वो रुक जाएगा। यज्ञ चिकित्सा के बारे में हमने कहा। विहार में एक चीज और हमें ध्यान रखना है, विषादो रोग वर्धना नाम। विषाद, अगर डर है तो वो रोग की वृद्धि करता है। बहुत सारे पेशेंट SpO2 लेवल डर के कारण डाउन हो रहा है। हम भी नई नई न्यूज देखते हैं, रोज नया नया आता है न्यूज में, अभी ये हो गया, अभी वो हो गया, अभी तीसरी लहर आने वाली है। आदमी इतना डरा हुआ है जिसकी वजह से अपने आप अगर उसको थोड़ा सा सर्दी खांसी आई, वो सोचने लगा, सिम्टम वगैरह आने लगते हैं। तो हमें डर को हटा देना है, अपने दिमाग से डर को हटा देना है, क्योंकि डर से इम्यूनिटी कम होती है और रोग की वृद्धि होती है। और अपने फैमिली के साथ बैठें और स्पेशली न्यूज को, निगेटिव न्यूज को, और जो फेसबुक व्हाट्सएप में निगेटिव न्यूज होती हैं उनसे आप बचिए, उनको पढ़ना ही बंद कर दीजिए, आपका मन है वैसे ही अच्छा हो जाएगा। इसके बाद अभी वसंत ऋतु चल रही है ना, तो वसंत ऋतु में दिन में नहीं सोना चाहिए। लॉकडाउन में आदमी सोचता है खाओ पियो सो जाओ, और सोने से त्रिदोष प्रकोप होता है, इसलिए दिन में हमें नहीं सोना है। हमें कोई ना कोई एक्टिविटी में रहना है। या तो आप अगर आपका मनपसंद गाना, मूवी, वो देखिए, या तो फिर आप अच्छे अच्छे शास्त्र पढ़िए, लिटरेचर पढ़िए। हमारी भारतीय संस्कृति को, वेदों को, पुराणों को जानने का बहुत अच्छा तरीका है। आप vedpuran.com वेबसाइट में जाके कोई भी ग्रंथ डाउनलोड कर सकते हैं PDF फॉर्म में, हिंदी भाषा में, और उसको पढ़ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो। तो इससे आपको नॉलेज भी बढ़ेगा और आपका मन भी अच्छा रहेगा। अब मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे, आचार्य सुश्रुत ने वैदिक सैनिटाइजेशन का जिक्र हजारों साल पहले कर दिया था। आज हम सैनिटाइजेशन की बात करते हैं, सोशल डिस्टेंस है ही नहीं वो चीज, है ना। आयुर्वेद में उसके बारे में बताया ही नहीं है। आयुर्वेद में मास्क के बारे में नहीं बताया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पट्ट बंधन के रूप में संस्कृत शब्द है, मास्क के बारे में बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन है। महर्षि सुश्रुत ने, हम बोलते हैं हाथ धोना है, बार बार हाथ धोना है। आचार्य सुश्रुत ने औषधि स्नान के बारे में बताया है और फुल बॉडी सैनिटाइजेशन के बारे में बताया है कि अगर हम एंटीवायरल औषधियों से स्नान करते हैं, जनरली सबसे इजी जो हो सकता है, हम नीम की पत्तियां उबाल के उससे नहा लें, तो हमारा फुल बॉडी सैनिटाइजेशन हो जाता है। यज्ञ चिकित्सा भी वैदिक सैनिटाइजेशन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अथर्ववेद में कृमिनाशन मंत्र है। अभी मंत्रों के बारे में कहा गया है कि मंत्र कैन ब्रेक द DNA। जो आपने सुना होगा कि मारण, उच्चाटन, ऐसा कुछ क्रियाएं होती हैं, तांत्रिक क्रियाएं होती हैं, तो कैसे वो असर करती हैं, उसके बारे में फॉरेन में रिसर्च हुई है। तो मंत्र कैन ब्रेक द DNA। तो अगर हम प्रॉपर फ्रीक्वेंसी का मंत्र अगर हम प्रयोग करते हैं यज्ञ चिकित्सा के साथ, हवन के साथ, तो निश्चित रूप से वो वायरस के RNA को ब्रेक करता होगा। उसके बारे में रिसर्च करी जा सकती है, लेकिन समय हमारे पास इतना कम है कि हम रिसर्च में समय बर्बाद किए बिना, हमारे ऋषि मुनि जो एंशिएंट साइंटिस्ट थे, जिनके पास दिव्य शक्तियां भी थी वैज्ञानिक होने के साथ साथ, हम उसको अप्लाई करें, और जो उन्होंने कह दिया है वो आप्त पर्सन है, और उसको हम अगर अप्लाई करते हैं तो हम इस बीमारी से निजात पा ही लेंगे। और रही बात रिसर्च की, तो रिसर्च करने के लिए कोविड के बाद हमारे पास पूरा जीवन पड़ा है उसको प्रूव करने के लिए। तो हमें बिना सोचे समझे
साइंस करने के बिना हम अपने वैदिक साइंस को बिल्कुल फॉलो करें और हम खुद भी, अपने परिवार को भी और सबको बचा सकते हैं। यूजफुल हर्ब्स फॉर प्रिवेंशन फॉर कोविड। यष्टि मधु, अश्वगंधा, गुड़ुचि, आमलकी, भूमि आमलकी, शतपुष्पा, रासना, हरिद्रा, शुंठी, पिप्पली, मरीच, पिंड खजूर, मधु, चित्रक, करचूर, अजवाइन, विल्व, चांगेरी, बृहति, कंटकारी, धान्यक, त्वक, हल्दी, नीम, महानिम्ब। ये जो औषधियां हैं, ये औषधियां हमने नैमित्तिक रसायन में अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में डाली है और उसके परिणाम हमें बहुत अच्छे देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ कई लोग जुड़े हुए हैं जो भी सेवन किए हैं और अभी तक बहुत सारी यात्राएं करने के बाद भी वो कोविड से बचे हुए हैं। ये भी एक प्रमाण है इम्यूनिटी डेवलप होने का, क्योंकि हमने ये देखा है कि लगभग 15 दिन नैमित्तिक रसायन लेने से इम्यूनिटी डेवलप होती है। कोई 1-2 दिन ले लिया और फिर वो बोला अरे मुझे कोविड हो गया, ये दवा काम नहीं करी, तो ऐसा नहीं होता। किसी भी मेडिसिन को इम्यूनिटी डेवलप करने में 15 दिन लगते हैं। और हम सारे डेटास को लेके अभी कोशिश कर रहे हैं कि इसको ओरल वैक्सीन के रूप में गवर्नमेंट को रिसर्च भेजें कि जब तक लेते रहें तब तक नहीं हो रहा है, ऐसे परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं, तो एक बहुत अच्छी चीज है। दूसरा, राजरश्मा की चिकित्सा में कौन कौन सी औषधियां आयुर्वेद में यूज होती हैं, थोड़ा सा मैं आपको शॉर्ट में डिस्क्राइब करूंगा। इसका वीडियो मैंने एक बनाया हुआ है, मेरे फेसबुक पेज में आप देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। सीतोपलादि, तालिसादि चूर्ण, रासनादि, घृतम, कनकासो, वास्कारिष्ट, रस सिंदूर, भृंगरायासो, लक्ष्मी विलास रस, शंग भस्म, विंध्यवासी योग, स्वर्ण प्राशनम, पुटपाक, विषम ज्रांतक, लौह, जयमंगल रस, आरोग्यवर्धनी, चंद्रप्रभावटी। ये लगभग 17-18 ड्रग हैं जो यूज हो रही हैं। और मेरे अलावा देश के बहुत सारे आयुर्वेद चिकित्सक हैं जो ऐसी औषधियों का यूज कर रहे हैं और बहुत अच्छे पेशेंट्स को भी ठीक कर रहे हैं। क्रिटिकल पेशेंट्स में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं। वैदिक ज्योतिष विश्लेषण का भी मैंने जिक्र किया था। पुराने जमाने में जब वैद्य होते थे उनको ज्योतिष का भी ज्ञान होता था, तो वो महामारी पहले ही तिथि में देख के समझ जाते थे कि नेशनल डिजास्टर आने वाला है, महामारी आने वाली है, तो पहले ही वो लोगों को अवेयर करके औषधियों के संग्रह से लेके जो प्रिवेंटिव मेजर्स है वो पूरे फॉलो कर लेते थे और वो महामारी से बहुत हद तक लोगों को बचा लेते थे। तो यहाँ पर चाहे वो ऋग्वेद हो, अथर्ववेद हो, चरक संहिता हो, सभी जगह भगवत भजन ही बोला हुआ है। भगवत भजन इसलिए बोला हुआ है क्योंकि वो यज्ञ चिकित्सा से जुड़ा हुआ है, यज्ञ करने के साथ साथ बोला है। तो भगवान तो प्रसन्न हो या ना हो, लेकिन वायरस जरूर खत्म हो जाएगा, ऐसा साइंटिफिक रिसर्च भी कहती है। और लास्ट में O2 लेवल बढ़ाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, उसको भी मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। अगर किसी का O2 लेवल 93, 94 हो गया है, चिंतित हो जाता है वो कि कैसे हम अब वो अगर वो चिंता ज्यादा ले लिया, विषादो रोग वर्धना नाम अगर उसके अंदर हो गया, तो आप समझ लीजिए कि वो 88, 87 में पहुंच जाएगा SpO2 में। ऐसे में फिर घर वाले उसको हॉस्पिटल लेके भागते हैं, सो सब बड़ा हो जाता है, फिर रिकवरी बहुत लेट होने लगती है। तो हमें डरना नहीं है। अगर O2 लेवल हमारा 93, 94 हो गया है, तो हमें चेस्ट फिजियोथेरेपी, मेरे पास उसके वीडियोस हैं, वो हम शेयर कर सकते हैं आप लोगों को, आप उसको देखिएगा, सीख लीजिएगा। अभी से ही सीख लेंगे तो काम भी आएगा किसी को बताने में और करने में। चेस्ट फिजियोथेरेपी है, प्रोन वेंटिलेशन है, बेड के बल लेट जाना है, उससे भी 5-6 SpO2 लेवल बढ़ जाता है। और यहाँ पे अगर हम दिन में 5 बार भाप लेते हैं, तो नॉन कोविड केस में 2 बार भाप लेना है, कोविड केसेस में 5 बार भाप लेना है। तो भाप से लंग्स में जो वायरस जाता है उसका मल्टीप्लिकेशन रुक जा रहा है। हमने अभी सैकड़ों मरीजों में प्रयोग करके दिखा दिया और बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं। कपूर, नीम, हल्दी, सेंधा नमक,
इन औषधियों को प्रयोग करना है। हमें प्योर पानी की भाप लेने से थोड़ा सा एयर वेंटिलेशन हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। हमें एंटीवायरल औषधियों के साथ फ्यूमिगेशन लेना है, क्योंकि ये एक तरह का यज्ञ का वाटर वेपोराइजेशन है। तो उससे निश्चित रूप से परिणाम सामने आ रहे हैं, पॉजिटिव रिजल्ट्स। और जिनकी विथ ऑक्सीजन 70 तक के SpO2 थी, अगर वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के साथ साथ भाप भी ले रहा है तो उसका 4-5 दिन में वो डिस्चार्ज हो जा रहा है। इतने अच्छे परिणाम आ रहे हैं। मैं अभी इसमें बहुत अच्छे परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं। और डर को खत्म करने के लिए, अगर किसी का SpO2 डाउन हो गया है, डर रहा है, तो एकोनाइट 30 है, वो भी बहुत अच्छा काम कर रही है। कार्बोवेज भी बहुत अच्छा काम कर रही है। और एस्पिडोस्पर्मा के बारे में बहुत आपने व्हाट्सएप में देखा होगा, वो चीड़ से बनती है। नॉर्मली बंदर की रोटी हमारे यहाँ वो पेड़ होते हैं, उसी से बनती है वो। तो एस्पिडोस्पर्मा जो है वो सबको सूट नहीं कर रही है, वो होम्योपैथिक चिकित्सक के सलाह पे ही लेना चाहिए। लेकिन जिसे सूट कर रही है तो बहुत आश्चर्यजनक परिणाम आ रहे हैं। मैंने अभी उचेहरा में एक पेशेंट को, बहुत गरीब था वो, मैंने खुद से लाके उसको दिया, उसका 73 से 97 आ गया विद इन 10 to 15 मिनट्स। उसके बाद वापस से डाउन होने लगा, लेकिन उतना डाउन नहीं हुआ, अभी वो 88-90 में है। पेशेंट रिकवर है, सीरियस से वो रिकवर हो गया। अभी सपोर्टिव ट्रीटमेंट से उसको हम ठीक कर रहे हैं और जल्दी हम उम्मीद करते हैं कि उसमें बेहतर परिणाम सामने आएंगे। प्राणायाम करेंगे, उससे भी SpO2 लेवल बहुत अच्छा बढ़ रहा है। और जिनके यहाँ पल्स ऑक्सीमीटर नहीं है, वो 1 से 30 तक रोथ मेथड से 1 से 30 तक काउंट करें। अगर 1 से 30 तक वो गिन पा रहे हैं 8 से 10 सेकेंड में, इसका मतलब उनका O2 लेवल ठीक है। अगर वो 1 से 10 तक भी गिन पा रहे हैं, फिर खांसी आने लग रही है, तो समझिए कि आपका O2 लेवल कम है, आपको एडमिशन होने की जरूरत है। और यहाँ पे अगर आपका कोविड टेस्ट निगेटिव है या पॉजिटिव है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप CRP लेवल जरूर टेस्ट करा लीजिए। अगर आपका CRP बढ़ा हुआ है तो उसी के आधार पर चिकित्सा लीजिए, क्योंकि इसको लैब रिपोर्ट में पकड़ने का सबसे अच्छा तरीका CRP है, क्रोनिक रिएक्टिव प्रोटीन। चूंकि वायरस एक प्रोटीन ही है, वो जब जैसे ही मल्टीप्लिकेट करना शुरू होता है तो CRP लेवल बढ़ने लगता है। तो यहाँ पर CRP लेवल को पकड़ने की जरूरत है। शुरू में ही टेस्ट के पीछे नहीं भागना है। शुरू में आप आयुर्वेद चिकित्सक की, अपनी नजदीकी आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह जरूर लें, जिससे आप कोविड से बचे रह सकते हैं। और जो जानकारी हमने आपको शेयर की है उसको सबको बताएं और सब लोग स्वस्थ रहें। और ईश्वर से बड़ा कुछ नहीं है। कोई भी वायरस है, बैक्टीरिया है, ईश्वर की बनाई हुई 84 लाख योनियों में से एक है वो। तो जिसका एग्जिस्टेंस हुआ है तो उसका अंत भी आएगा। वायरस को खुद नहीं पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, वो तो सिर्फ अपनी जनरेशन बढ़ा रहा है। जैसे हर इंसान, हर जीव अपनी जनरेशन बढ़ाता है, तो वो भी अपना काम कर रहा है और कहीं ना कहीं ईश्वर की इच्छा से कर रहा है। क्योंकि वायरस भले चीन के वश में हो, लेकिन प्रकृति तो चीन के वश में नहीं है। प्रकृति चेंज हो रही है, अभी ऋतु परिवर्तन हो रहा है, और ऐसी ऋतु में तो बीमारी और बढ़ना ही है। तो आहार विहार, औषधि और ये सब जो मैंने आपको सारा बताया, ये युक्तिउपाश्रय चिकित्सा में आता है। आयुर्वेद के 3 पाद होते हैं। युक्तिउपाश्रय मतलब मेडिसिन, सर्जरी। सत्वावजय चिकित्सा, मेडिटेशन, प्राणायाम, ये सब आता है। दैवोपाश्रय चिकित्सा मतलब यज्ञ, भगवान की आराधना, भगवत भजन। इससे सत्व बढ़ता है तो अपनी इम्यूनिटी बढ़ती। तो इन तीनों को अगर हम, तीनों चिकित्सा, जो चिकित्सा की 3 विधा है आयुर्वेद की, दैवोपाश्रय, सत्वावजय और युक्तिउपाश्रय, इन तीनों को हम अपने जीवन में उतारते हैं तो निश्चित रूप से हम बचे रहेंगे और इस महामारी से निजात पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपका बहुत सारा समय लिया और अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जिन्हें कुछ डाउट हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। धन्यवाद। हाँ, एक प्रश्न है
जी जैसे आपने नैमित्तिक रसायन का जिक्र किया आपने, तो ये नैमित्तिक रसायन हमारे इन जो श्रोता हैं अभी कैसे उपलब्ध हो सकता है, कहाँ से उपलब्ध हो सकता है, थोड़ा सा ये जानकारी दें और अपना नंबर वगैरह स्क्रीन पर दें तो ये लोग नोट करें। अगर किसी तरह की आयुर्वेदिक जी सलाह लेना है तो आपके नंबर पे सीधे सीधे कंसल्ट कर सकें। और नैमित्तिक रसायन का बताएं। जी। नैमित्तिक रसायन हमने अभी सतना जिले में और ऑनलाइन सुविधा हमने शुरू करी है, उसके माध्यम से हम नैमित्तिक रसायन घर घर तक पहुंचा रहे हैं कुरियर और स्पीड पोस्ट के माध्यम से। सतना जिले में, रीवा में, यहाँ पे हमने उपलब्ध करवाई है, मैहर में, सतना में, रीवा में, नागौद में भी अभी उपलब्ध करवाई है। तो धीरे धीरे हम उपलब्ध करवा रहे हैं शॉप्स में, ताकि लोगों को मिलना इजी हो जाए। नहीं, दुकानों में मिलेगी या आपसे अगर कोई सीधे सीधे मंगाना चाहे? दुकानों में भी हमने सतना, रीवा, नागौद में दुकानों में संपर्क किया है और इसके अलावा सीधे भी हम भेज सकते हैं। तो उन दुकानों का नाम भी आप दे सकते हैं और सीधे भी मतलब भेज सकते हैं ना। जी और दूसरा, स्वर्ण प्राशन जो अपना चल रहा है, तो इसका जी। कितना प्रभाव है इस बीमारी पर, थोड़ा इसके बारे में भी जानकारी अगर दें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि स्वर्ण प्राशन अब बच्चों के चूंकि लिए अभी बीमारी आ रही है। जनरली जो कोविड-19 है वो बच्चों में अभी फैलने को नहीं दिख रहा है। जनरली बच्चों में निमोनिया बहुत तेजी से पकड़ता है, लेकिन ये वायरल निमोनिया कोविड-19 बच्चों में अभी देखने को नहीं मिला है। बहुत ही कम बच्चों को देखने को मिला है और वो बिना किसी ज़्यादा ट्रीटमेंट मेजर्स के रिकवर हो गए हैं। और बच्चों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो मास्क भी नहीं लगाते और सैनिटाइजेशन वगैरह वो सब कुछ नहीं करते, ऐसे ही खेलते रहते हैं। तो हमने देखा है कि मैंने अपनी फैमिली में भी देखा है कि सभी लोग, मम्मी पापा सभी लोग पॉजिटिव हो गए, लेकिन बच्चा आराम से फीडिंग कर रहा है और उसे प्रॉब्लम नहीं हुई। तो अभी स्वर्ण प्राशन जो बच्चे ले रहे हैं, तो कोविड-19 को तो ठीक है, लेकिन सर्दी, खांसी, बुखार, निमोनिया, किसी भी तरह का निमोनिया है, वो अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है। जो स्वर्ण प्राशनम ही एतद मेधा अग्नि बलवर्धनम, तो मेधा अग्नि बलवर्धन, तो इम्यूनिटी बहुत अच्छा डेवलप हो रही है बच्चों में। और हजारों बच्चों में हमने ये देखा कि ऐसे बच्चे जो स्वर्ण प्राशन ले रहे थे वो बीमार नहीं पड़ते। जब से उन्होंने स्वर्ण प्राशन लिया तो बीमार नहीं पड़े। तो इम्यूनिटी बढ़ाने में ये भी एक बहुत अच्छा विकल्प है और बहुत बढ़िया ये कारगर हो रहा है। ये उपलब्ध कैसे होगा डॉक्टर साहब, अगर मान लीजिए स्वर्ण प्राशन कोई अपने बच्चों को कराना चाहता है, और कब माने इसको देना चाहिए बच्चों को, और कितनी बार देना चाहिए, ये थोड़ा सा जानकारी दें। स्वर्ण प्राशन जो है वो इस समय ऑनलाइन माध्यम से ही हम प्रोवाइड करा रहे हैं सभी जगह, किट के फॉर्म में, जिसमें 6 महीने की किट होती है और डेली ड्रॉप होती है। तो रोज पिलाने के लिए डेली ड्रॉप होती है और हर महीने के पुष्य नक्षत्र के 6 पाउच होते हैं, जिसके 4 एज ग्रुप हैं, 0 to 1, 1 to 5, 5 to 10 और 10 to 16 ईयर। इसमें मात्रा सेट करी गई है, मात्रा स्वर्ण की मात्रा भी उसमें जो है वो 2 to 8 mg की सेट करी गई है एज ग्रुप के हिसाब से। और वो डायरेक्टली पाउच जो है वो बच्चे को दूध में या फिर डायरेक्टली माउथ में दे दिया जाता है। पुष्य नक्षत्र वाला, उस नक्षत्र की डेट्स हैं अलग अलग हिंदू काल गणना के अनुसार, जो पंचांग होता है उसके हिसाब से। और इसके अलावा जो दूसरे डेली ड्रॉप है, डेली ड्रॉप रोज पिलाने के लिए होता है, उसमें स्वर्ण की मात्रा 0.100 mg होती है, 0.100 mg, 0.110। तो उसके भी बहुत अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं और बच्चों को बीमारी तो नहीं हो रही है, साथ में उनका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास भी हो रहा है। इवन ऑटिज्म और सेरेब्रल पाल्सी, इस तरह के जो केसेस हैं माइंड से जो रिलेटेड बीमारियां होती है, उनमें भी बहुत अच्छे परिणाम देखने को हमें मिल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब,
अब क्या है कि इसमें प्रश्न तो लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि इतना शोर होने लगेगा कि आप तक वो आवाज पहुंचेगी नहीं। आपने फोन नंबर दे दिया है, जिसको भी आवश्यकता होगी किसी भी 3 संदर्भ से में 4 वो का आप समय निर्धारित किया गया है, 3 से अच्छा 4 के बातचीत के बीच लिए में। जी सायं 3 से 4 के बीच आपसे वो सीधे बात कर सकते हैं। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के लिए संतोषी दीदी। संतोषी दीदी। अभी सर एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, अभी कल नागौर से सोनी आचार्य जी हैं, उनका फोन आया था, तो उन्होंने बताया कि उनके जीजा जी को बेहोशी की हालत में ले गए थे हॉस्पिटल, और फिर उन्होंने मेरे से संपर्क किया था। आयुर्वेदिक मेडिसिन मैंने कुछ प्रिस्क्राइब करी, साथ में उनको भाप वगैरह भी, और मेरे जो वीडियो थे उन्होंने शेयर किया, जिसके बाद वो 1 हफ्ते में बहुत जल्दी रिकवर होके घर आ गए। वो अपना अनुभव शेयर कर रहे थे, बहुत ही अद्भुत परिणाम सामने आए उनके केस में। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने समय दिया और हम प्रांत की ओर से आपका आभार व्यक्त करते हैं। संतोषी दीदी, कल्याण मंत्र। संतोषी दीदी, जी भाई साहब। कल्याण मंत्र। भाई साहब, किसी दीदी ने एक प्रश्न किया है इसी में मैसेज के माध्यम से कि काढ़ा कैसे बनाना और कौन कौन सी औषधियां डालें जो जिससे कि जो आसानी से मिल सके। डॉक्टर साहब एक प्रश्न आया है। आसानी से मिलने वाली औषधियां जो हैं, अगर आप किचन जाते हैं, किचन में आपको बहुत सारी औषधियां मिल जाएंगी। जनरली जो काढ़ा हमें तैयार करना है, अगर हमारे पास ज्यादा औषधियां नहीं है, अगर मुलेठी अवेलेबल है तो हम मुलेठी का प्रयोग कर सकते हैं। मुलेठी को ज्यादा नहीं डालना है, लगभग अगर एक पेशेंट की डोज है वो, तो हमें मुलेठी को 500 मिलीग्राम यूज करना है। अगर हम ज्यादा मुलेठी डाल देंगे तो फिर वोमिटिंग होने लगेगी, इसलिए मुलेठी 500 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम मुलेठी, 10 पत्ते तुलसी, 7 लौंग, एक से 2 पीस काली मिर्च, और लगभग 1 ग्राम दालचीनी। ये हम प्रयोग कर सकते हैं घर पे। ये होम रेमेडी है, ये किचन में भी आसानी से मिल जाएगा, और इसका टेस्ट भी अच्छा होता है। इसमें आप गुड़ भी डाल सकते हैं, शहद भी डाल सकते हैं पकाने के बाद, और सेंधा नमक मिक्स करना है। जब ये काढ़ा 2 गिलास पानी में इस इंग्रेडिएंट को उबालना है 1 पर्सन के लिए। जब उबलते उबलते वो आधा गिलास बचे, एक चौथाई, तो उसमें सेंधा नमक और शहद डाल के पी सकते हैं। शहद अगर नहीं, तो आप थोड़ा गुड़ भी डाल के ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम के माइक बंद है संतोषी दीदी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम।